फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फार्माकोलॉजी के बारे में, फार्माकोडायनेमिक के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक क्या था हमारे पास कि बॉडी जो है ना वो क्या रिस्पांस देगी ड्रग के इफेक्ट में, उसे हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ यानी अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। इसका कोड है एडमी। एडमी के नाम से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, यानी जो ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होगी, फिर डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर वो उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, देन वो क्या होगी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या है? यानी अब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। यानी कोई भी हमारे पास क्या है ड्रग है, उसने कोई एक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होना है ब्लड स्ट्रीम में जाना है और फिर वो क्या होगी ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में जाने को, ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। अब अब्जॉर्प्शन की हम बात करें तो हमारे पास ड्रग है, जैसे मैं कहती हूँ कोई सॉलिड डोजेज फॉर्म है और कोई लिक्विड डोजेज फॉर्म है, तो हम उनके रूट्स को देखेंगे। अगर सॉलिड की बात करूँ तो कोई टैबलेट है तो उसका क्या होगा ओरली हम लेंगे। अगर लिक्विड की बात करूँ तो पेरेंटल में हमारे पास क्या आ जाएगी IV, इंट्रावीनस। अब देखो, अब क्या होगा कि जो सॉलिड है या लिक्विड है इनके रूट को अगर ओरली ले रहे हैं या फिर वो आईवी तो हमें पता है वो डायरेक्ट ही क्या होगा ब्लड में उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ओरल है तो वो क्या होगा सर्कुलेशन में जाके अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि फ्री फॉर्म में होती हैं, कुछ बाइंड फॉर्म में होती हैं। फ्री फॉर्म का मतलब क्या है कि वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर तो फ्री फॉर्म में है तो वो अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, अगर बाइंड है वो पहले फ्री होंगी फिर एक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी बाइंड फॉर्म में उनका कोई एक्शन नहीं है, फ्री फॉर्म में एक्शन परफॉर्म करेंगे और दोबारा से क्या हो जाएगी बाइंड हो जाएंगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। अब हम इंट्रावीनस की बात करें ना तो ओरल ड्रग्स जो है ना अब्जॉर्प्शन उनकी स्लो है, उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी क्या है लोअर है। लेकिन जो इंट्रावीनस है ना उनकी बायोअवेलेबिलिटी क्या है इज़ मोर देन अदर रूट्स, उनकी ज़्यादा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम इंट्रावीनस की बात करें तो हम डायरेक्टली जो है ना जो ड्रग है उसको इंजेक्ट कर देते हैं वेन में, लेकिन अगर हम ओरल ड्रग्स की बात करें ना तो ये डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं होती। ये इनका एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे ड्रग है उस पहले स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी, लीवर में जाएगी जहाँ पे उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, देन वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब होगी। लेकिन जो इंट्रावीनस है वो उसने इस सारे प्रोसेस से नहीं जाना होता, उसने डायरेक्टली क्या होना है हमारे पास उसने वेन में जाना होता है और वहीं से अपना इमीडिएट एक्शन परफॉर्म करना होता है। इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे अगर मैं सॉलिड की बात करूँ, जैसे मैं कोई टैबलेट ले रही हूँ तो टैबलेट की पहले होनी होती है डिसइंटीग्रेट। मतलब डिसइंटीग्रेट का क्या मतलब है कि जो टैबलेट है उसने छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में जो है ना कन्वर्ट होना होता है, उसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेट होना। देन हमारे पास उस ग्रैन्यूल ने फाइन पार्टिकल्स में जाना है, फाइन पार्टिकल्स में जाने को हम कहते हैं डी एग्रीगेशन, यानी कि ये जो ग्रैन्यूल्स है इसने फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना है। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होने का बेनिफिट क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा। देन इन फाइन पार्टिकल्स में क्या होना है हमारे पास जो सोल्यूशन है ना उसमें डिजॉल्व होना होता है, जिसे हम कहते हैं डिजोल्यूशन। यानी कि देखिए ये ड्रग हमारे पास स्टमक में गई, स्टमक में वो डिसइंटीग्रेट हुई, डिसइंटीग्रेशन के बाद डीएग्रीगेशन हुई। अब ये फाइन पार्टिकल्स ने क्या होना है इसके जो स्टमक के जूस में उसने डिजॉल्व होना है सोल्यूशन में, उसको हम कहते हैं डिजोल्यूशन। देन फिर ये सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाके इसने अब्जॉर्ब होना होता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम में जाना होता है। तो ये सारे प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो सॉलिड है उसमें अब्जॉर्प्शन स्लो होती है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में क्या होती है अब्जॉर्प्शन जो है ना ईजी होती है, क्योंकि वहाँ पे तो हमें पता है कि डायरेक्टली वेन में क्या होना है ड्रग ने इंजेक्ट होना होता है और इमीडिएट वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड है उसने इन सारे प्रोसेस में जो है ना कन्वर्ट होना होता है, देन उसने अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है। से हमारे पास क्या होता है जो ड्रग है ना वो ब्लड स्ट्रीम में जाके अब्जॉर्ब हो गई है। अब हमें पता है कि जो ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में चले गई, अब उसने मेम्ब्रेन को क्रॉस भी करना है, तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है। तो अब हम उन मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इसमें पैसिव डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस है। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होती है? इसमें हमारे पास क्या है ड्रग मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, यानी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तक जाती है। इसमें ना कोई कैरियर चाहिए ना कोई ATP चाहिए और प्रोसेस नॉट सैचुरेबल है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स है, एक्वस डिफ्यूजन, लिपिड डिफ्यूजन। एक्वस डिफ्यूजन में क्या होती है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती है, इसमें एक्वस चैनल या पोर्स होते हैं जिनको ड्रग ने क्रॉस करना होता है, यानी एक्वस चैनल पोर्स के लिए ड्रग क्रॉस करती है मेम्ब्रेन को। लेकिन लिपिड डिफ्यूजन में क्या है लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं और मेम्ब्रेन भी हमें पता है वो फॉस्फोलिपिड नेचर है। तो ड्रग क्या करेगी डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, क्योंकि उसकी जो नेचर है वो क्या है लिपिड है, तो इस वजह से वो क्या करेगी डायरेक्टली क्या कर देगी क्रॉस कर देगी। अगर हम देखें डिफ्यूजन तो ज़्यादा डिफ्यूजन मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं तो वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, उनके कोई ना कोई ट्रांसपोर्टर या कैरियर चाहिए।
कैरियर चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो ड्रग है इसमें हमारे पास जो है ना ड्रग ट्रांसपोर्टर होंगे जो क्या करेंगे ड्रग को मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ना हेल्प करेंगे। इनमें बहुत ज़्यादा जैसे एबीसी है, एटीपी बाइंडिंग ट्रांसपोर्टर है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कैरियर है, तो ये कैटरिंग की बुक में आपको मिल जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ये सैचुरेट है, यानी इनमें कन्फर्मेशन चेंजेज आ सकते हैं। अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी हाई से लो है, और इसमें क्या होता है इनहिबिशन हो जाती है कि जो इनके ट्रांसपोर्टर है मतलब कम्पीट करेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन है, इसमें एटीपी रिक्वायर है, ये प्रोसेस स्पेसिफिक है, सैचुरेबल है, और इसमें भी इनहिबिशन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होती है इनगल्फमेंट ऑफ अ ड्रग बाय मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल बाय पिंचिंग, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल है मेम्ब्रेन के पास जाएगा, मेम्ब्रेन क्या करेगी उसको कवर करेगी, देन इधर से पिंच करके एक अलग से इसको मॉलिक्यूल बना लेगी, अलग से उसको वेजिकल्स में कन्वर्ट कर देगी। इसकी एग्जांपल है जैसे विटामिन B12, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है क्रॉस द गट वाल। अगर हम एक्सोसाइटोसिस देखें तो ये रिवर्स है एंडोसाइटोसिस का, यानी कि अंदर वेजिकल फॉर्म में कोई मॉलिक्यूल पड़ा है, वो मेम्ब्रेन के पास जाएगा, मेम्ब्रेन इसको क्या करेगी बर्न आउट कर देगी, यानी इसको मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दे देगी। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसकी बेसिक नॉरएपिनेफ्रिन है जो कि स्टोर्ड इंट्रासेलुलर वेजिकल्स, और उसके बाद क्या कर दिया मेम्ब्रेन पिंच करके उसके रिलीज कर देगी। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।